हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड टेट। आज इस वीडियो में हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। आप इन क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ऑप्शन ए चालाघात, ऑप्शन बी पठन वैकल्य, ऑप्शन सी वाक संबद्ध रोग या ऑप्शन डी भाषाघात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाषाघात यानी अफेजिया। तो यह एक विकार होता है जो कि भाषा अवबोधन से संबंधित होता है। यह प्रायः एक मानसिक विकार होता है जिसमें व्यक्ति को बोलने में तथा कम्युनिकेट करने में समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो यह क्या होता है? ऑप्शन ए अध्यवसाय या ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी वचनबद्धता या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा के द्वारा ही यह एक आंतरिक बल के रूप में कार्य करता है जो व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है और उसे व्यवहार परक प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करता है और उसकी यह प्रक्रिया को एक विशिष्ट दिशा उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी इको क्लब, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय या ऑप्शन डी स्वास्थ्य क्लब। तो इन सब में निष्क्रिय एजेंसी के रूप में कार्य करता है सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ पे लोग तो उपस्थित रहते हैं परंतु वहाँ एक सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि सभी अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, ना कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बाकी ये ऑप्शन में दिए गए सारे एक सक्रिय एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। इसमें लोग आपस में मिलते हैं तथा अपने विचारों को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो यह विकसित कर रही है। ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या ऑप्शन डी परिपक्वता। तो 14 वर्षीय जो देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित मतलब खुद को नियंत्रित करने की एक व्यक्तिगत भावना को विकसित कर रही है। तो यह विकसित कर रही है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी को विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो यह क्या प्रयोग किया जाता है जिससे कि प्राथमिक स्तर के बच्चे का आकलन किया जा सके? तो ऑप्शन ए आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी गृह कार्य, ऑप्शन सी योगात्मक कार्य या ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में बच्चे की रुचि, उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी योग्यताएं, इन सब का एक ब्यौरा होता है जो कि बच्चे को अच्छे से आकलन करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, ऑप्शन सी समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना या ऑप्शन डी कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। तो अगर कक्षा में अधिगम को बढ़ावा देना है तो उसमें बच्चों को सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करना होगा, इसलिए अध्यापकों को बच्चों को उनकी स्वायत्तता को बढ़ावा देना होगा और उनमें थोड़ी सी सहायता प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो यह बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इन्होंने कुछ 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया था। बेसिकली कहीं पे 7 भी बुद्धियाँ देखने को मिलती परंतु एनसीईआरटी में
8 बुद्धि बताई गई हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा यह बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था, जिसमें इन्होंने कुछ व्यक्ति में 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, या शोध आधारित नहीं है। ऑप्शन बी, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। या ऑप्शन डी, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया था कि कौन सा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में भी अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी क्या होता है? तो परिपक्व विद्यार्थी के बारे में कौन सी कथन इसमें यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या ऑप्शन डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऐसे विद्यार्थी को परिपक्व माना जाता है जो अपनी बौद्धिकता के स्तर के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र ही समाधान कर लेते हैं। मतलब अपनी सारी समस्याओं को अपनी बुद्धि के द्वारा आसानी से सुलझा लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी को परिपक्व विद्यार्थी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, उस पे आधारित क्या है? ऑप्शन ए, सक्रिय अनुकूलन। ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। या ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि व्यक्ति बालक समाज तथा संस्कृति में रहकर ही चीज़ों को आसानी से सीख लेता है। मतलब परस्पर उनसे जुड़कर ही चीज़ों को सीखता है, ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको एक कथन सत्य है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। ऑप्शन सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। या ऑप्शन डी, विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चों का बुद्धि लब्धांक आवश्यक नहीं है कि उनके भाई बहन के जैसा ही हो। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, जबकि यहाँ पे दे रखा है नहीं प्रभावित करता है। और विद्यालय वातावरण का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करता है। वुडवर्थ के अनुसार, जैसा कि पता ही है कि आनुवांशिकता मल्टीप्लाई वातावरण होता है, यानी आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से परस्पर कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन सी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। या ऑप्शन डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी आवश्यकताओं को इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी प्रतिभाशाली जो होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते हैं कि वो इन कार्य को करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो जो चिंतन की प्रक्रिया होती है उसमें निम्नलिखित चरण आते हैं। इन चरणों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया चयन। ऑप्शन
सी श्रेणीकरण या ऑप्शन डी पूर्व प्रक्रमण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो चिंतन के जो चरण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। व्यक्ति पहले पूर्व प्रक्रमण, पूर्व के आधारित अपने ज्ञान को एकत्रित करता है, तो पहला ये हो जाएगा इसका। फिर उसको श्रेणीकृत, उसको बांटता है क्रम में, तो ऑप्शन 2। और उसके बाद फिर प्रतिक्रिया का चयन करता है और फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करता है, तो 1, 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा घा, गा, खा और का। तो किस ऑप्शन में ये है? तो ऑप्शन डी में ये मिल रहा है क्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन सी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार रहें। या ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे यह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया तभी सीखेगा जब वे सामूहिक रूप से सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करते होंगे और सामाजिक कौशल साथ ही में सीखते होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो जब बच्चा पहले स्कूल में जाता है तो वह चिल्लाता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह विद्यालय जाते समय चिल्लाकर अपना दुख प्रकट नहीं करता है बल्कि उसके तनाव दिखाई देता है। तो यह कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। ऑप्शन बी, विकास निरंतरीय होता है। ऑप्शन सी, अलग अलग लोगों में विकास की दर भिन्न होती है। या ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। मतलब बच्चे ने अब विभेद करना सीख लिया है तथा वह अब अपने चिल्लाकर प्रकट तनाव नहीं करता है बल्कि उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, तो यह एक एकीकरण का लक्षण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राएं। तो यहाँ पे आपको बताना छात्राएं और कौन सा ऑप्शन इसके साथ सही होगा। ऑप्शन ए, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ऑप्शन बी, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। ऑप्शन सी, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। या ऑप्शन डी, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन जेंडर बायस को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। तो कक्षा में जो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, अलग अलग रुचियाँ, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो वो क्या लाभकारी होती हैं या हानिकारक होती हैं, आपको इन ऑप्शंस में बताना है। तो ऑप्शन ए है, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, हानिकारक है। ऑप्शन सी, अनुपयुक्त है। या ऑप्शन डी, लाभकारी है। तो ये तीनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए क्योंकि यहाँ पे लाभकारी नहीं है बता रहा है, यहाँ पे हानिकारक है और यहाँ पे अनुपयुक्त बता रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाभकारी होता है। तो अगर व्यक्तिगत विभेद होते हैं कक्षा में तो यह लाभकारी होता है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। इससे कक्षा में एक
अलग माहौल क्रिएट होता है जिसमें सभी बच्चों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के अनुसार अलग अलग क्रिएटिविटी तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? ऑप्शन ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन बी, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ाने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ऑप्शन सी, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। या ऑप्शन डी, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ाने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, ना कि वह यहाँ पे पाठ्यवस्तु के महत्व की कोई बात नहीं की जा रही है, ना ही स्मरण करने पर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। तो अगर बच्चे को उसके पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए पढ़ाना, तो यह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था, तो इसको वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन बी, या सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन सी, या केवल अब्राहम मैस्लो जीवन भर के सुदृढ़ अनुवातक अध्ययन पर आधारित है। या ऑप्शन डी, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी फैक्टर के अनुकूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कुछ 7 बुद्धियाँ, कहीं कहीं पे 7 और कहीं पे 8 बताई गई होती हैं बुद्धियाँ। तो इन्होंने जो ये 7 बुद्धियाँ या 8 बताई हैं, तो इन सारी बुद्धियों के मापन संभव नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार सही है? ऑप्शन ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। ऑप्शन डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।